नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। बरसों बाद गांव में ऐसी बारिश हो रही थी। आसमान में बादलों की गरज, टप टप गिरती बूंदों की आवाज और मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू ने पूरे माहौल को जैसे जादुई बना दिया था। पेड़ों के पत्ते भी भीगकर ताजगी से भर गए थे और लोग अपने अपने घरों में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। गलियों में पानी बह रहा था और बच्चे कागज की नावों से खेल रहे थे। बारिश की इस ठंडी ठंडी फुहार के साथ हर दिल को गर्म चाय की तलब हो रही थी। इसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम बसंत और दूसरे का नाम गोविंद था। गोविंद बसंत का सौतेला भाई था। जब वह 5 साल का था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। बसंत मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था, जबकि उसका भाई गोविंद पूरे दिन खाली पड़ा रहता। एक दिन बसंत की पत्नी बसंत से कहती है, सुनो जी, तुम इतनी मेहनत करते हो, दिन रात काम करते हो, भूख प्यास त्याग कर बस काम पर ध्यान देते हो। और एक यह तुम्हारा भाई है जो पूरे दिन खाली पड़ा रहता है और इधर उधर घूमता रहता है, जैसे उसे कोई चीज की फिक्र ही न हो। इससे कोई काम क्यों नहीं करवाते? देखो, या तो इसे अपने साथ लगा लो या कोई और काम करवाओ। तभी बसंत कहता है, देखो मालिनी, मैं यह जो काम कर रहा हूँ इससे हमारा ही गुजारा नहीं हो पाता है, तो भला यह कैसे अपना गुजारा करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं इससे कोई और काम करवाता हूँ। मालिनी गोविंद से कहती है, आ गए लाड साहब, पूरा गांव घूम घूम के थक गए होंगे, इतनी मेहनत जो करके आए। तभी गोविंद कहता है, भाभी आप इस प्रकार मुझे ताना मत दिया करो। जब मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? अरे अरे देखो तो, कैसे इसकी जुबान कैसे चल रही है। करता धरता तो कुछ है नहीं, ऊपर से कहता है कि ताना ना दिया करो। उन दोनों को इस प्रकार लड़ता देख बसंत उनसे कहता है, चुप करो तुम दोनों। गोविंद सुनो, देखो अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारा भी फर्ज बनता है मेरा साथ देने का। आखिर मैं अकेला ऐसे कब तक तुम्हें पालता रहूंगा? और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ सख्त फैसला लेना होगा। तभी गोविंद कहता है, तो भैया आप ही बताइए मैं क्या करूं? सुनो गोविंद, मैं यह जो काम करता हूँ उसमें उतना मुनाफा नहीं है। बारिश का मौसम आ गया है, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, इससे तुम एक चाय और नमकीन की दुकान लगा लो। बरसात के मौसम में लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। यदि हम दोनों मिलकर कमाएंगे तभी घर चल पाएगा। ठीक है भैया, आप जैसा कहे। अगले दिन गोविंद गांव में चाय और नमकीन की दुकान लगा लेता है। गोविंद को काम में कम अनुभव होने के कारण शुरुआत में बहुत कम लोग ही उसके पास चाय पीने आते हैं। वह सोचता है, कोई बात नहीं, अगर कम लोग आ रहे हैं तो कम से कम अब मैं काम से तो लगा और अब घर के ताने तो नहीं सुने पड़ेंगे। गोविंद ऐसा सोच रहा था, तभी उसका दोस्त रोहन उसके पास आता है। क्या बात है गोविंद, तूने तो नया काम शुरू कर दिया। क्या बताऊं रोहन, घर की कुछ समस्याएं भी है और घर वाले मुझे ताना भी देते हैं कि कुछ कमाता नहीं है और सिर्फ गांव में इधर उधर घूमता रहता है। कोई बात नहीं गोविंद, सब अच्छा हो जाएगा। चल एक कप चाय तो पिला। गोविंद रोहन को चाय देता है। रोहन चाय पीता है और गोविंद से कहता है, अरे वाह गोविंद, इस बारिश में तो तेरी दुकान ने कमाल कर दिया। गर्म चाय की तो वैसे ही तलब लगी रहती है और इस मौसम में तो जैसे बिना चाय के बात ही नहीं बनती। शुरुआत में ही इतनी अच्छी चाय बनाई है, बस थोड़ी मेहनत और फिर देख तेरी चाय काफी स्वादिष्ट लगेगी। धन्यवाद रोहन, मैं कोशिश करूंगा इस चाय को और अच्छा करने की। फिर गोविंद जरूरत के हिसाब से चाय में सुधार करता जाता है। धीरे धीरे गोविंद की दुकान अच्छी चलने लगती है। अरे वाह गोविंद, क्या बात है, तेरी चाय तो बरसात में और भी ज्यादा मजा देती है। भीगी हवा और गर्म चाय, इससे बेहतर कुछ नहीं। तुम तो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट चाय बनाने लगे। तभी गोविंद कहता है, धन्यवाद भैया, शायद बारिश की बूंदों में भी कोई स्वाद है जो मेरी चाय तक पहुंच गया है, वरना चाय तो मैं भी सबके जैसी ही बनाता हूँ। अरे नहीं गोविंद, तुम्हारी चाय तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। इस प्रकार गोविंद की बिक्री भी बढ़ जाती है और वह अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। एक दिन उसका भाई गोविंद से कहता है, वाह गोविंद, तूने तो कमाल कर दिया। गांव के सभी लोग तेरी बहुत तारीफ करते हैं कि आखिर गोविंद इतनी अच्छी चाय कैसे बनाने लगा।
देखो, अगर तुम इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे तो मैं किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा। गोविंद अपने भाई से कहता है। यह सब आप दोनों के कारण ही हुआ है भैया। इतना कहकर गोविंद वहाँ से चला जाता है। तभी बसंत की पत्नी उससे कहती है। सुनो जी, यदि आपने गोविंद की शादी करा दी तो फिर वह हमें एक भी रुपया नहीं देगा। यह तुम क्या कह रही हो? गोविंद मेरा भाई है और वो ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास मिट्टी के बर्तन का काम तो है ही। अजी, आप अपने मिट्टी के बर्तन से कितना कमाते हो, ठीक से घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। देखो, यदि आगे चलकर किसी ने गोविंद को बहका दिया तो वह हमें कुछ भी नहीं देगा और हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। फिर बसंत कहता है। तो फिर हम क्या करें? सुनो, कल से आप चाय का काम संभालो और मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए गोविंद को भेजो। ठीक है मालिनी, मैं गोविंद से बात करता हूँ। अगले दिन जब शाम को गोविंद चाय बेचकर घर आता है, तभी बसंत उसे रोककर कहता है। सुनो गोविंद, कल से मैं चाय बेचने जाऊंगा और तुम मिट्टी के बर्तन बेचने जाना। पर ऐसा क्यों भैया? मैंने जितना कहा उतना करो और भूलो मत, यह सारा सामान मेरे पैसों का है। तो चुपचाप मेरी बात मानो और सुबह को मिट्टी के बर्तन बेचने जाओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। गोविंद सुबह को मिट्टी के बर्तन बेचने चला जाता है। तभी रास्ते में चलते चलते उसे उसका दोस्त रोहन मिल जाता है। गोविंद को अचानक इस तरह देखकर रोहन उससे पूछता है। अरे गोविंद, क्या हुआ? कल तो तुम चाय बेच रहे थे और आज यह मिट्टी के बर्तन। गोविंद रोहन को सारी बात बता देता है कि कैसे उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया। गोविंद, तुम इतनी अच्छी चाय बनाते हो, क्यों ना तुम दूसरा चाय का ठेला लगा लो, और हाँ, इसके लिए पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और जब तेरा काम अच्छा हो जाए तो मेरे पैसे चुका देना। और हाँ गोविंद, अगर तू चाहे तो मेरे साथ भी रह सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ मेरी माँ और मैं ही रहते हैं। धन्यवाद रोहन, मैं तुम्हारी यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गोविंद मिट्टी के बर्तन को घर छोड़कर मोहन के साथ चला जाता है। शाम को जब गोविंद घर नहीं आता तो बसंत अपनी पत्नी से पूछता है। मालिनी, क्या गोविंद नहीं आया? अजी, जाने दो, जहाँ भी जाए, वैसे भी हमारा कौन सा फायदा कर रहा था वह। अगले दिन गोविंद रोहन की मदद से चाय का ठेला लगा लेता है। इस बार शुरुआत से ही उसके पास काफी ग्राहक आने लगते हैं। तभी एक ग्राहक गोविंद से पूछता है। अरे गोविंद, अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुमने एक दुकान लगाया था, अब यह क्यों? गोविंद उन्हें भी सारी बात बता देता है। उधर चाय के स्वाद में बदलाव के कारण बसंत की बिक्री कम होने लगती है। अरे बसंत भाई, इस ठंडी बारिश में एक कप गर्म और स्वादिष्ट चाय की उम्मीद थी, लेकिन आपकी चाय में पहले जैसा स्वाद ही नहीं रहा और दाम भी बढ़ा दिए, ऐसा क्यों? अरे भाई, जब बाजार में और वस्तुएं महंगी हो गई तो मैंने भी अपनी चाय की गिलास का दाम बढ़ा दिया। मैं क्या पैसा अपने जेब से लगाऊंगा? तुम्हें पीना है तो पियो, वरना आगे बढ़ो। ग्राहक से इस तरह के व्यवहार के कारण लोगों ने उसके पास जाना कम कर दिया। धीरे धीरे बसंत की आमदनी बहुत कम हो गई। उधर गोविंद का काम काफी अच्छा चल रहा था। अब उसने एक अच्छा घर खरीद लिया था और कुछ सालों में शादी भी कर ली। इस प्रकार गोविंद का जीवन अच्छे से बीतने लगा। उधर बसंत का चाय का काम बंद हो चुका था। मिट्टी के बर्तन का काम भी अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन बसंत भारी मन से गोविंद की दुकान पर पहुंचा। गोविंद, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझा और तुम्हारे हिस्से का भी हक छीन लिया। आज जब मैं खुद मुश्किलों में हूँ तो समझ आता है कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? गोविंद कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला। भैया, आप मेरे बड़े हैं। आपकी माफी से ज्यादा आपके एहसास की कीमत है मेरे लिए। मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं था, बस मुझे एक मौका चाहिए था खुद को साबित करने का। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप और अपनापन दोनों के। गोविंद ने अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, चलिए भैया, आज की चाय मैं पिलाता हूँ, पहले जैसी पर अब थोड़ी और मीठी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो ठंडी नहीं लग रही थी। दो भाइयों का रिश्ता फिर से गर्म चाय की तरह ताज़ा और स्नेह भरा हो गया था। जीवन में कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। और जब अपने ही लोग गलती मानकर माफी मांगे तो उन्हें अपनाना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। एक गांव में एक मेहनती किसान रामू रहता था।
उसके पास एक छोटी सी खेती और एक गाय थी। रामू अपनी गाय को बहुत प्यार करता था, क्योंकि गाय उसके लिए दूध देती थी, जिससे उसका परिवार पलता था। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, जिससे लोगों की फसलें सूख गईं। रामू अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी भी उसके पास बैठी थी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इस बार खेतों में सूखा पड़ गया और जो थोड़ी बहुत फसल हुई थी वह भी बिकने लायक नहीं है। सब भगवान की मर्जी है रामू। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं। देखो, घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा है, बच्चों के लिए भी चिंता हो रही है। मुझे कुछ करना ही होगा। क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ लक्ष्मी ही बची है। हाँ, शायद मुझे लक्ष्मी को ही बेचना पड़ेगा। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से हम खाने का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। रामू लक्ष्मी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह अपने आप से बात करता है। माफ करना लक्ष्मी, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता है तुम हमारे लिए कितनी कीमती हो, पर बच्चों के लिए मुझे यह करना जरूरी है। अचानक उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं, जो उसके चेहरे की उदासी देखकर रुक जाते हैं। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या परेशानी है? महाराज, क्या बताऊं महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ और मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। सूख की वजह से मेरी फसल भी नहीं हुई। अब मजबूरी में मैं अपनी प्यारी लक्ष्मी को बेचने जा रहा हूँ। और यह तो बड़ी समस्या है, लेकिन तुम देखने में ईमानदार लगते हो। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे यदि मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो? जी महाराज, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। साधु अपने झोले से एक छोटा सा लोटा निकालते हैं और रामू को देते हैं। यह लो, इस लोटे को हर सुबह लक्ष्मी के पास ले जाओ और उसे जितना दूध चाहिए उतना इस लोटे में भर लो। इस लोटे में जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना दूध अपने आप भर जाएगा। लेकिन महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा, बस यह याद रखना जितना चाहिए उतना ही लेना, लालच मत करना, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा से मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। मैं इस लोटे का सही तरीके से उपयोग करूंगा। साधु आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं और रामू लक्ष्मी के साथ खुशी खुशी घर लौट आता है। रामू उत्सुकता से लौटे का चमत्कार देखने के लिए लक्ष्मी के पास जाता है और लौटे को उसके नीचे रखता है। जैसे ही लक्ष्मी दूध देने लगती है, लौटा खुद ब खुद भरने लगता है। अरे वाह, यह तो सच में चमत्कार है। इतने दूध से तो हम सबका पेट भर जाएगा और बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी कमा लूंगा। रामू खुशी से परिवार के साथ बैठकर दूध पीता है और बाकी दूध बाजार में बेच आता है। उसके चेहरे पर संतोष की चमक आ जाती है। कई दिनों तक रामू लौटे से जरूरत के अनुसार दूध निकालता रहा। एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है। अगर इस लोटे में इतना दूध भरता है तो क्यों ना थोड़ा और निकाल लूं, इससे और पैसे कमा सकूंगा, जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। रामू ज्यादा दूध निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, दूध आना बंद हो जाता है। अरे अरे, यह क्या हुआ? दूध क्यों नहीं आ रहा है? कहीं मैंने महाराज की शर्त का उल्लंघन तो नहीं कर दिया? उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछताने लगता है। भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया और महाराज की शर्त को तोड़ा। मुझे अब समझ में आ गया है कि संतोष ही असली सुख है। रामू अब अपनी गलती को मानता है और लक्ष्मी को प्यार से देखता है। वह समझ जाता है कि उसे जो भी मिला था वह ईश्वर की कृपा थी और उसने लालच में आकर उसे खो दिया। हमें जो मिला है उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए। माफ करना लक्ष्मी, मैं लालच में पड़ गया था, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि संतोष ही असली सुख है। मैं मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालूंगा। रामू ने उस दिन के बाद लालच नहीं किया और अपनी मेहनत से जितना मिल सका उसमें संतुष्ट रहना सीखा। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।